राइट एवरीवन, सो आज हम शुरू कर रहे हैं एनिमल टिश्यूज अगेन। वही मेरी जो बायो की फेवरेट बुक है दी साइंस स्प्रिंग बोर्ड 9th क्लास, उसी से मैं इस चैप्टर को लूंगी क्योंकि इस बुक के अंदर आपको पॉइंट वाइज चीजें बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। फिर हमें पता है हमें कौन सी पीडीएफ से रिवीजन करनी है, कहाँ से लर्निंग वर्क करना है, कहाँ हमें क्वेश्चन बैंक अच्छा मिल जाएगा। वो सब रिसोर्सेज आपके साथ पहले से ही शेयर्ड है, तो वहां से फिर इन्हें आगे प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए एनिमल टिश्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। एनिमल टिश्यूज के अंदर हमने जैसे प्लांट टिश्यू में वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू पढ़े थे, ऐसे ही हमें एनिमल टिश्यू भी वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यूज पढ़ने हैं। सबसे पहले, एनी डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल एनिमल सेल्स इज मेड अप ऑफ दैट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड सेल्युलर प्रोडक्ट्स which show inflammation reactions to any infection or injury are called tissues। तो अब यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि एनिमल सेल्स का कलेक्शन है। एनी डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल एनिमल सेल इज मेड अप ऑफ, जिससे कि एनिमल सेल्स बने हैं, जो कि एक स्पेशलाइज्ड सेल से बने होते हैं। उनके अंदर के प्रोडक्ट्स जिसमें कि कोई इन्फ्लेमेशन या इंजरी हो सकती है, उन्हें टुगेदर यू विल कॉल एज एन अ टिश्यू। ठीक है ना। एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के हैं: एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यूज। हम सबसे पहले बात करेंगे सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू की। पहले उसे डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। एपिथेलियल वर्ड एपिथेलियम मींस आउटर कवरिंग, बाहर की कवरिंग। अब वो आउटर कवरिंग किस किस चीज की हो सकती है? आउटर कवरिंग ऑफ योर बॉडी हो सकती है, फुल बॉडी, जैसे ये बाहर जो स्किन हमें दिख रही है, इसकी आउटर कवरिंग, ये एक आउटर कवरिंग है जिसे हम टच कर पा रहे हैं। ऐसे ही आउटर कवरिंग हो सकती है ऑफ अ पोर्शन विच आई कैन नॉट टच लाइक दिस कंप्लीटली, जैसे कि मेरा पूरा बकल कैविटी हो गया, नेजल पैसेज हो गया, अंदर ये पूरा नेजल पैसेज हो गया। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं आउटर कवरिंग ऑफ माय ऑर्गन्स, है ना। जैसे लिवर की एक आउटर कवरिंग होगी, लंग्स की एक आउटर कवरिंग होगी, ताकि ये ऑर्गन साथ में जेलअप नहीं कर जाएं और इनके सेल्स कंफ्यूज नहीं हो जाएं आपस में। तो उनकी भी आउटर बाउंड्रीज होंगी। तो किसी भी चीज की आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड एज एपिथेलियल टिश्यू। मैम ठीक सेल्स है। की भी। सेल्स की आउटर बाउंड्री नहीं बेटा, सेल्स टुगेदर की आउटर बाउंड्री, कोई सेल्स की जो आउटर बाउंड्री है वो। ठीक है। सेल की आउटर बाउंड्री को तो बेटा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं ना, अरे, यस मैम। है ना। वो एपिथेलियम टिश्यू नहीं है। ओके। अभी देखिए, एपिथेलियम टिश्यू इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टिश्यू। It is the simplest. It is one of the simplest tissue whose main function is to protect the animal body. Main function क्या है इसका? Protection का. In this tissue, the cells are tightly packed and form a continuous sheet. एक एक कंटिन्यूस शीट बनी हुई आती है जिसमें गैप्स नहीं है, क्योंकि आउटर बाउंड्री है ना, गैप्स होंगे तो फिर ऐसी बाउंड्री का क्या। सोचो, इमेजिन करो, अगर आपके घर की आउटर बाउंड्री है, उसके बीच बीच में होल्स हैं, क्या फायदा उस आउटर बाउंड्री का, है ना। प्रोटेक्शन तो नहीं दे रही है ना वो आपको। तो एक कंटिन्यूस शीट बनी हुई है। नाउ सेल्स ऑफ एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ नेग्लिजिबल और नो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। तो उनके बीच में, सेल्स के बीच में का जो दो कॉन्जिक्यूटिव सेल्स हैं उनके बीच में इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स नहीं है। गॉट इट और नॉट? है ना, सेल्स के बीच की मैट्रिक्स नहीं है तो कोई गैप्स मैट्रिक्स नहीं क्या है। होता है? कोई भी मटेरियल जेली लाइक सब्सटेंस, कोई लिक्विड नहीं है बीच में। ठीक है। द एपिथेलियल टिश्यू कवर्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का कवर, कैविटीज जैसे कि बकल कैविटी, नेजल पैसेज, ईयर के अंदर जितनी कैविटीज हैं मेनली उन सब की लाइनिंग विद इन द एनिमल बॉडी। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैरियर बाय कीपिंग डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सेपरेटेड। तो ऑर्गन सिस्टम भी सेपरेटेड है इनसे, जैसे कि स्किन एंड लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के ऊपर भी तो कोई लाइनिंग होगी जिसके अंदर ब्लड रन करता है। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स की एल्वियोलाई, एल्वियोलाई हमने क्या पढ़ा था? लंग्स की एल्वियोलाई, लंग्स के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना, जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, ऑक्सीजन। जहां से ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन का जो पार्टिकल होता है वो इनके अंदर चला जाता है ना, ब्लड वेसल्स में चला जाता है। तो दिस इज एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के अंदर भी क्या होता है? वहां पर भी
एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, किडनी में कौन से ट्यूब्यूल्स होते हैं? अभी जब 10th क्लास में किडनी पढ़ाएंगे आपको, मैम तो किडनी ट्यूब्यूल का क्या होता है? बता रही हूँ बच्चे, परी बता रही हूँ, रुको। ट्यूब्यूल्स मतलब, जैसे आप अभी किडनी पढ़ोगे ना जब 10th क्लास में, तो आप पढ़ोगे कि किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि वो करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। और वहां पर बहुत फाइन ऐसी बहुत पतली सी पाइप्स होती हैं, जिनके अंदर से फिर ये यहाँ जो है, मतलब यहाँ से ब्लड क्रॉस होगा ब्लड वेसल्स में, और यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा अनवांटेड पार्टिकल्स। फिर इन पाइप्स के थ्रू, बहुत फाइन पाइप्स है ना, इनके थ्रू वो रन करेगा, कभी उसमें से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कभी उसमें से सिक्रीशन हो जाएगा, कभी उसमें पानी निकल जाएगा, फिर पानी वापस री एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये ट्यूब्यूल्स होते हैं। जो बहुत फाइन ट्यूब्स होती है ना, आप उन्हें ट्यूब्यूल्स कहते हैं। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो ट्यूब्यूल्स, किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर मिलेंगी ये, राइट? और कहाँ मिलेंगी? और मिलेंगी और बहुत सारी जगहों पे हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यूज मिलेंगे। Beneath the epithelial tissue, a non-cellular basement membrane that contains a special form of matrix protein known as collagen. आप जब भी आप एपिथेलियल टिश्यू बनाएंगे, हमेशा कोई भी, भले इस तरीके का एक टिश्यू बना रहे हैं, भले इस तरीके से क्यूब्स जैसा बना रहे हैं, भले ऐसा कॉलम्स जैसा बना रहे हैं, आप कोई सा भी एपिथेलियल टिश्यू बनाएंगे, सबके नीचे एक इंपॉर्टेंट चीज बनाएंगे, दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऑलवेज, हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनेगी नीचे, इस हम तरीके बेसमेंट से। क्या होता है? बे- एक लेयर है इनके नीचे, अभी सब चीज का फंक्शन समझाऊंगी। अभी मुझे कंप्लीट तो करने दो बच्चा। अभी तो मैंने सिर्फ नाम लिया है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। मैं हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, जब टॉपिक ओवर हो रहा हो तब मुझे बताना नहीं समझ में आए तो, या कुछ रह जाए तो, ठीक है? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हर एक के नीचे मिलेगी आपको, ये उसका आइडेंटिफिकेशन है। अब एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं ना, वो कई तरीके के होते हैं। वो ऐसे सिंगल लेयर्ड भी हो सकते हैं, और वो ऐसे भी हो सकते हैं पाइल्ड अप। पाइल्ड अप मतलब इसी के ऊपर ही लेयर पे लेयर लग गई है एक और, ऐसे ही इसी के ऊपर और लेयर्स लग गई हैं क्यूब की। यहाँ पर ही, मतलब इसके ऊपर तो लेयर नहीं लगती, पर इनके अंदर ही और लेयर्स की बाइंडिंग हो गई है। तो सिंपल वंस हो, सिंगल लेयर हो, या फिर ऊपर शेल्फ्स बन गई हैं, लेयर्स बन गई हैं, जिसे स्ट्रैटिफाइड कहते हैं। कोई सा भी आप एपिथेलियल टिश्यू लेंगे, हमेशा उसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर बनाएंगे, जो कि किसकी बनी होगी? कोलेजन, एक प्रोटीन है जिसका नाम है कोलेजन, उससे वो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी होती है। अब देखें, आगे समझें। नाउ एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ closely packed cells, no blood supply and a high rate of mitosis. ये इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्लोजली पैक्ड सेल्स, ताकि उनके बीच में गैप नहीं हो, जैसा हमने अभी पढ़ा। नो ब्लड वेसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा टिश्यू है जिसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती। हम कैसे देखें? हमें कोई एक्टिविटी पता है क्या जिससे कि हमें ये पता लग सके कि इसमें ब्लड वेसल है कि नहीं? बस स्किन के ऊपर ब्लड सप्लाई नहीं होती। बोलो रिया बच्चे, क्या कह रहे हो? बिकॉज स्किन के इनसाइड में ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अंदर नहीं होती। लाइक जिनके इन साइड में होती है, अंदर नहीं होती? इन लाइक साइड में हमारे होती है, अंदर नहीं होती? अभी रुक जाओ, समझाने दो मुझे, रुको। आप लोगों ने देखा है कभी फिंगर पे छोटा सा कट लग गया लेकिन ब्लड नहीं आया? आप उसे प्रेस कर करके देख रहे हो, निकलेगा 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 ही नहीं। कई बार यस होता है ना ऐसे, कोई ऐसा कट लग गया, कोई ऐसा वूंड लग गया जिसमें से ब्लड ही नहीं आ रहा। होता है ऐसा कई बार। यस मैम। यस मैम। इसका मतलब जो आपकी ये जो एक्सटर्नल बॉडी है, मतलब ये जो एक्सटर्नल कवरिंग है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। यहाँ ब्रूसेस आएंगे तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा। जब तक डीप इसके नीचे वाली लेयर में, जब तक चोट नहीं पहुंचती है, तब तक ब्लड नहीं निकलेगा बॉडी से बाहर। तो ब्लड वेसल्स इसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है इसके अंदर ब्लड वेसल? देखो, ब्लड वेसल एक अल्टीमेट चीज है जहां पर आपका ब्लड सप्लाई होता है। प्रणव बेटा, कैमरा ऑन करो और कंसिस्टेंसी से क्लास में बैठ जाओ। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड हेयर एंड देयर। बार बार स्विचिंग ऑन योर कैमरा, स्विचिंग ऑफ योर कैमरा,
कैसा पढ़ाई होगी कंसंट्रेशन से बच्चे? प्रणव डिस्कनेक्टेड द ऑडियो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ये जो लेयर है, अगर ब्लड वेसल यहाँ बाहर तक होंगी तो इसका मतलब मेरा अंदर का ब्लड यहाँ बाहर एयर से एक्सपोज्ड है कि नहीं? ब्लड बाहर तक आ रहा है इसका मतलब। तो फिर इसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए एक और लेयर की जरूरत होगी, क्योंकि हमें तो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो एयर में बैक्टीरिया है, जो वाटर हमें टच कर रहा है उसमें जो जर्म्स हैं, इन्फेक्शन है, उन सबसे हमारे ब्लड को बचाना है ना। अगर हमारी बॉडी कंप्लीटली एक्सपोज रहेगी, बाहर ब्लड वेसल्स हैं, तो फिर हमें तो इन्फेक्शंस लग जाएंगे बहुत ज्यादा। सोचो, आप हमेशा बोलते रहते हो आपका बकल कैविटी सो मच एक्सपोज टू एयर, अगर इसके अंदर बाहर की तरफ ही ब्लड वेसल्स हो जाएंगे तो यहाँ से इन्फेक्शन ब्लड में घुस जाएगा और फिर तो वो आपके ब्लड में रन कर सकता है कि नहीं? तो इसीलिए वो बैरियर क्रिएट करने के लिए आउटर मोस्ट लेयर में कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। आ गई बच्चे बात समझ में? नाउ व्हाट इज हाई रेट ऑफ माइटोसिस? High rate of मुझे mitosis. Shh, Sanvi. Shh. Finger on your lips. High rate of mitosis मतलब आप लोगों ने बात सुनी है कि when you wash your hands तो millions of your cells they get rubbed away, washed away, है ना? होता है ना? तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्किन किसी दिन खत्म हो जानी चाहिए हाथ धो धो के, बट हो जाती है क्या? नहीं होती है ना? क्यों नहीं होती है? क्योंकि माइटोसिस के थ्रू नीचे से नए सेल्स जेनरेट होते रहते हैं। क्लियर और नॉट? समझ में आ गई ये बात? है ना? चलें अभी आगे। ओके। आपने अब हम समझा। ये सानवी बच्चे नागो सिंह अपने समझा रखा है क्या समझा रखा है? दैट द सेल्स रीजेनरेट, आपने समझा दिया था जब हम माइटोसिस पढ़ रहे थे सेल में। अब बेटा फिर तो मैंने बहुत कुछ इससे पहले जो बताया वो भी समझा रखा है। अब यहाँ जो एक एक वर्ड लिखा है उसको समझाना है ना मुझे। हम्म। एक एक वर्ड समझाऊंगी तभी तो ये मेमोरी में फिट होगा, नहीं तो ये ऐसा नहीं लगेगा जैसे चाइनीज पढ़ रहे हो। कुछ समझ में नहीं आता जब इतना सब कुछ एक साथ पैक हो जाता है ना। यहीं पे मैं माइटोसिस की बात भी कर रही हूँ, यहाँ नो ब्लड सप्लाई की बात कर रही हूँ, तो उसे रिलेटेबल कैसे बनाऊं इस टॉपिक से? है ना? इसीलिए प्लीज हैव पेशेंस एंड स्टडी। ओके, चलो। अब फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पे बात कर रहे हैं हम। नाउ द एपिथेलियल सेल्स फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, आपकी स्किन की आउटर लेयर है, दैट प्रोटेक्ट्स, तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन द अंडरलाइनिंग सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, इंजरी एंड अदर केमिकल एंड फिजिकल इफेक्ट्स। तो अगर आपकी बॉडी पूरी एक्सपोज्ड होगी एयर से तो ड्राइंग अप हो जाएगी, बॉडी सूख जाएगी अंदर से। तो जो म्यूकस चीजें मेंटेन रहनी चाहिए अंदर फॉर फॉर द फंक्शंस टू परफॉर्म, वो म्यूकस चीजें नहीं बन पाएंगी, वो सब ड्राई हो जाएगा एयर के साथ। ऐसे ही इंजरी से बचा रहा है बाहर के ऑर्गन्स को, और बाहर के फिजिकल एंड केमिकल इफेक्ट से बचा रहा है। तो मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन का। पर सब एपिथेलियल टिश्यूज प्रोटेक्शन का काम नहीं करते, बट मेजरली करते हैं। The epithelial cells form the lining of a mouth and the alimentary canal to protect those organs. तो मतलब कैविटीज की लाइनिंग भी बन रही है ताकि उन ऑर्गन्स को अंदर से प्रोटेक्ट किया जा सके। देन इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। एलिमेंट्री कैनाल में है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से आपको न्यूट्रिएंट्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, एमिनो एसिड्स एंड व्हाट नॉट नो, जितने कंपोनेंट्स आपने फूड के पिए पड़े हैं वो सारे कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब होकर ही तो चले जाते हैं ना ब्लड में। तो इसका मतलब उनकी जो आउटर कवरिंग है उसका एक फंक्शन एब्जॉर्प्शन होना चाहिए ना, कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिएंट्स को और वहां उनकी उनमें जो ब्लड वेसल्स रन करेंगे वहां से ब्लड में चले जाएंगे वो न्यूट्रिएंट्स। देन इज एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब इनमें ये काम होना चाहिए कि यहाँ से वेस्ट मटेरियल आप एक्सक्रीट आउट कर सको। जैसे आपकी स्किन कौन सा वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करती है? स्वेट वर्ट। एक्सक्रीट होता है। पेन। स्वेट होता है एक्सक्रीट। तो वो भी तो एक बाय प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का। उसमें एक्सेसिव जितने सॉल्ट्स हैं हमारी बॉडी के वो हम बाहर थ्रो कर देते हैं थ्रू स्वेटिंग, है ना? तो वो वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट करना बॉडी से। देन सिक्रीट न्यूमरस सब्सटेंसेस लाइक स्वेट, सलाइवा, एंजाइम्स। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, हाँ, जैसे आपकी फेवरेट डिश आपके सामने से क्रॉस कर रही है और माउथ स्टार्ट्स टू वाटर,
हो जाता है माउथ वाटरिंग स्टार्ट। तो कहाँ से आया वो सलाइवा? वो सलाइवरी ग्लैंड से आया। और सलाइवरी ग्लैंड कहाँ है? वो लाइनिंग में ही तो है, जो एपिथेलियम है। उसी में तो है वो ग्लैंड जो सिक्रीट कर रहा है। तो यही जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, यही ऐसे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यूज में चेंज हो जाते हैं, जो ग्लैंड्स बन जाते हैं और फिर सिक्रीशन कर रहे होते हैं, जैसे कि स्वेट, सलाइवा और एंजाइम सिक्रीट करना। तो इनका फंक्शन सिक्रीशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, एलिमिनेशन भी हो गया, प्रोटेक्शन भी हो गया। आई बच्चे बात समझ में? सारे वर्ड समझ में आ गए, कीवर्ड्स कि इनके फंक्शंस क्या हैं? अब हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। शेप और फंक्शन के बेसिस पर इसे कैटेगराइज किया जा सकता है 5 टाइप्स में। स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम और सिलिएटेड एपिथेलियम। स्क्वैमस मतलब उसको ऐसा ऐसा पिचका दिया, जैसे ये बने हुए। ये स्ट्रैटिफाइड शोन है आपके डायग्राम में। जब आपको पढ़ने हैं तो ये सिर्फ इतना इतना स्ट्रक्चर देखो यहाँ तक का। देखो ये सेल ऐसे नहीं लग रहा जैसे चपटा सा हो गया, फ्लैटेंड है ना ये। दिस इज अ फ्लैटेंड सेल, राइट? अ फ्लैटेंड सेल। ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। तो आप ऐसे समझे जैसे क्यूब जैसा था और उसको फ्लैट कर दिया पिचका के। तो दिस इज वन सेल नो ऑफ दिस टिश्यू। तो फ्लैटेंड सेल्स होते हैं ऐसे। और क्योंकि ये फ्लैटेंड है, इसीलिए इनका न्यूक्लियस भी फ्लैटेंड है, ऐसे। मतलब कुछ इस शेप का न्यूक्लियस होगा, ऐसे। ऐसे नहीं बना सकते इसका न्यूक्लियस, ऐसे नहीं बना सकते। ऐसे ड्रॉ किया तो मार्क्स जाएंगे, ऐसे ड्रॉ किया तो मार्क्स जाएंगे। फ्लैटेंड है तो फ्लैटेंड ही न्यूक्लियस ड्रॉ करना है आपको। दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये क्या है? जब मैं स्क्वामस के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूंगी, तो मैं सबसे पहले सिंपल स्क्वामस की बात करूंगी। सिंपल स्क्वामस मतलब सिंगल लेयर्ड स्क्वामस, मतलब इस तरीके से। ये हो गया। लेकिन ये डायग्राम बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा अगर नीचे की आपने बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्रॉ नहीं की तो। दिस यू हैव टू ड्रॉ। ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इस तरीके से। ये डायग्राम हो गया सिंपल स्क्वामस का। और एक होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड? स्ट्रैटिफाइड वर्ड का मतलब ये है लेयर। तो वो कैसे बनेगा? जैसे यहाँ पर उसकी लेयर्स क्रिएट कर दी। अब वो ऊपर वाला 2D स्ट्रक्चर बनाने की 3D स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस लेयर के ऊपर तो ऊपर का अगला सेल आ गया ना। और यहाँ नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। तो सिंपल स्क्वामस और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। अब ये इतने पतले होते हैं, बिल्कुल फाइन लाइनिंग होती है इनकी। जब इतने पतले हो जाएंगे तो ये प्रोटेक्शन तो नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या प्रोटेक्शन? जब ये खुद ही सिंगल लेयर्ड है और वो भी फ्लैटेंड पतले से, तो इनका फंक्शन प्रोटेक्शन तो नहीं हो सकता है ना। तो क्या होगा इनका फंक्शन? चलो पढ़ाई करते हैं पहले स्क्वामस के बारे में। स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। हमेशा आपको कैसे बनाना है? एक सेल बनाना है, सेल के अंदर फ्लैटेंड न्यूक्लियस बनाना है, बाकी साइटोप्लाज्म उसका जो सारा है लिविंग मटेरियल अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म, और साथ में आप उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो लेबल कर दोगे। इतनी बात आ गई बच्चे समझ में कि नहीं आई सबको? अब हमें आगे पढ़ना है इसकी डिटेल को। गिव मी 1 मिनट बेटा, मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल ले लूं एक। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? इट इज कंपोज्ड ऑफ थिन, फ्लैट। थिन होना चाहिए, फ्लैटेंड होना चाहिए, जैसे ये फ्लैटेंड है। इरेगुलरली शेप्ड, कोई कोई बहुत बहुत ज्यादा कोई ऐसे सेम शेप नहीं है, थोड़ा इरेगुलरली फ्लैटेंड ही है वो।
that fit together, means there are no loopholes there, no, they are fitting together to form a compact tissue. Got it? है ना? Squamous epithelium is also called tessellated or pavement epithelium. Why tessellated? Tessellations देखिए आपने मैथ्स में टेसेलेशन समझी होंगी, when you repeat a shape, है ना, इस तरीके से टेसेलेशंस देखी होंगी ना, इस तरीके से बन जाती हैं। हनी को मतलब इन्हें जॉइंट्स। जैसे जैसे टेसेलेशंस, जैसे ऐसी शेप्स जिनके की जॉइनिंग में सेम शेप्स को रिपीट करके या कुछ ग्रुप ऑफ शेप्स को रिपीट करके आपको एक एक शीट बनाई जा सके। दिखा देती हूँ मैं आपको मैथमेटिकली टेसेलेशंस किसे कहते हैं। लाइक दिस, ये टेसेलेशंस है सब। ठीक है, तो एक कोई पैटर्न दूसरे के क्रिएट साथ, करना रिपीटिंग सम शेप्स नो बच्चे, तो एक उसे दूसरे के टेसेलेशंस साथ में कहते हैं। उनको फिट करना। राइट, वो इस तरीके से फिटेड होती हैं आपस में कि जैसे जैसे ये देखो, ये वाला जो फिश है, दिस इज फिटिंग इनटू दिस द अदर वन, नो, है ना? तो दे आर फिटिंग इन ईच अदर, लॉक एंड की तरह, like this blue ones fitting all the bridges between the red ones, तो they are fitting in each other ना। इसमें भी देखो, यहाँ देखो, they are all fitting in each other, no, ताकि कोई गैप्स नहीं बचे। तो लॉक एंड की जैसा, जहां पे ग्रूव होगा वहां पे दी अदर शेप वुड एंटर, तो इसे कहते हैं हम टेसलेशंस। ठीक है, तो ये टेसलेटेड भी बोलते हैं इन्हें, क्योंकि टेसलेशंस जैसा ही लग रहा है, देखो, लग रहा है ना टेसलेशंस जैसा। एंड इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं, क्योंकि पेवमेंट जैसा, फ्लोर टाइल्स जैसा लग रहा है, इसीलिए इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। नाउ स्क्वामस एपिथेलियम फॉर्म्स द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द कैविटीज, इनसे लाइनिंग बनती है ऑफ द कैविटीज, माउथ, इसोफेगस, नोज, पेरिकार्डियम, एल्वियोलाई, वो वो कैविटीज की लाइनिंग्स जहां से आपने या तो एब्जॉर्प्शन करना है या सिक्रीशन करना है, वहां पर ये इतनी फाइन मेम्ब्रेन्स जो है वो लगाई जाती हैं। एंड ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन, तो आपकी टंग की कवरिंग, आपकी स्किन की कवरिंग, आपके ब्लड वेसल्स की कवरिंग, माउथ की, इसोफेगस की, नोज की, पेरिकार्डियम, व्हाट इज पेरिकार्डियम? हार्ट के ऊपर एक बहुत फाइन लेयर होती है, उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। पता है, इट्स एज फाइन एज द लेयर बिटवीन टू अनियन लेयर्स, नो, देखिए अनियन के दो पील्स के बीच में एक लेयर होती है, कितनी फाइन, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। और वो लेयर होती है, उसके बीच में एक फ्लूइड रन कर रहा होता है, और उसके अंदर आपका हार्ट प्रोटेक्टेड होता है। मैं हार्ट ऐसे ही बना देती हूँ अभी के लिए। तो उसके अंदर आपका हार्ट प्रोटेक्टेड होता है, क्यों? क्योंकि वो फ्लूइड इसको शॉक प्रूफ रखता है ना, कि इफ यू जंप तो आपके हार्ट को जर्क नहीं लगेगा, या इफ यू फेल ऑफ तो इससे चोट नहीं लगेगी। तो वो पेरिकार्डियम, उतना फाइन लेयर, इज मेड अप ऑफ दिस स्क्वामस एपिथेलियम। आ गई बच्चे बात समझ में? कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको ये फाइन लेयरिंग? अब फंक्शन क्या है स्क्वामस एपिथेलियम का? द टिश्यू प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, इन्वेजन ऑफ जर्म्स एंड केमिकल्स एंड ड्राइंग। तो इसका फंक्शन जो है वो मैकेनिकल इंजरी है, क्योंकि जैसे पेरिकार्डियम के अंदर एक फ्लूइड है, मैकेनिकल इंजरी से बचा रहा है। जर्म्स के की एंट्री रोकता है, और केमिकल्स और ड्राइंग से मतलब बाहर से एक्सपोजर रोक दिया। तो दिस इज, यहाँ देखो, यहाँ कहीं भी, यहाँ पर कहीं भी वर्ड प्रोटेक्शन एज इन की वो प्रोटेक्शन कि आप मतलब मेन इसका जो फंक्शन होता है ना, वो दैट इज इन्वेजन रोकना, या फिर सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन रोकना। तो आप इसके मेन फंक्शन में प्रोटेक्शन वर्ड नहीं भी यूज करोगे तो चलेगा। ओके, इट ऑल्सो फॉर्म्स अ सिलेक्टिवली परमिएबल लाइनिंग थ्रू विच फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस। तो अब ये ऐसी भी लेयरिंग बना रहा है जिससे कि आप ये डिसाइड कर सकते हो व्हाट सब्सटेंस यू वांट इनसाइड दिस ऑर्गन एंड व्हाट सब्सटेंस यू डोंट वांट। तो पूरे ऑर्गन को कवर करने वाली एक लेयर है, इस ऑर्गन में ये सामान चाहिए कि नहीं चाहिए, दिस लेयर वुड डिसाइड। तो इट इज अगेन सेमी परमिएबल लाइक योर सेल मेम्ब्रेन, नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल वैसे ही है, एक परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इतनी बात आ गई समझ में कि नहीं आई? यस मैम। अब आगे देखो यहाँ पर, दिस टिश्यू
इज फाउंड इन, ये अब जो नेक्स्ट टिश्यू हम पढ़ रहे हैं, दैट इज स्ट्रैटिफाइड केरेटिनाइज्ड। केरेटिन एक तरीके का प्रोटीन होता है बेटा। स्ट्रैटिफाइड केरेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, मतलब स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, मतलब उसी स्क्वामस की लेयर्स बन गई। तो आप इसे सिर्फ स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस भी याद कर सकते हो केरेटिनाइज्ड को छोड़कर। दिस टिश्यू इज फाउंड इन स्किन, covers the external dry surfaces of the skin। तो आपकी एक्सटर्नल ड्राई सर्फेसेस, ये बाहर, इनको कवर करना। डीपर लेयर ऑफ द टिश्यूज, टिश्यू के अंदर जो डीप लेयर है वहां पर, composed of cuboidal cells that become polygonal and finally flattened squamous। मतलब क्या है, जो अंदर की लेयर होती है ना, वो अंदर की लेयर थी पहले क्यूबॉइडल, लेकिन उसके ऊपर इतनी लेयर्स हो गई हैं कि वो भी फ्लैटन होकर स्क्वामस की लेयर्स बन गई हैं। तो थे अंदर क्यूबॉइड्स ऐसे ऐसे, लेकिन उनकी मल्टी लेयर की वजह से वो फ्लैटेंड हो गए। तो ये जो हम बात कर रहे हैं डीपर लेयर्स ऑफ टिश्यू ऑफ दी स्क्वामस एपिथेलियम, ये क्या होते हैं, ये भी फ्लैटेंड हो जाते हैं, फाइनली स्क्वामस हो जाते हैं फ्री सर्फेसिस की तरफ, अंदर की फ्री सर्फेसिस की तरफ। The flattened cells of superficial layer consist of a fibrous protein called keratin। ये मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर केराटिन होता है, इसीलिए इसे केराटिनाइज्ड कहते हैं। And becomes dead cells, और ये डेड हो जाते हैं। then horny scaling remnants of dead squamous cells finally flakes away, और ये फाइनली फिर वॉश ऑफ हो जाते हैं। जैसे कि समझे हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि बाहर की तरफ ये इस तरीके से था, और फाइनली इसके ऊपर और लेयर्स आई, ये लेयर टुवर्ड्स द फ्री एंड स्क्वामस हो गई, केराटिनाइज हो गई, केराटिन की लेयर्स हो गई इसके ऊपर, डेड हो गई, और अब हैंड वॉश करोगे तो फ्री एंड से फ्लेक अवे हो जाएगी, चली जाएगी बॉडी से, वॉश ऑफ हो जाएगी। ठीक है, इतना डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं होता, वी स्टडी कि हम इसे याद कर सके, इसलिए ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इसके साथ। दिस टिश्यू इज वाटर प्रूफ, ये बाहर से वाटर प्रूफ हो जाता है। तो वो जो एनिमल्स हैं जिन पे हॉर्नी स्केल्स होते हैं, है ना, वो भी इन इसी लेयर से बनते हैं। एंड देर हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी, इनसे बाहर से आसानी से चोट नहीं लग सकती। नेक्स्ट देखो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, वेट बच्चे, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज अ स्ट्रैटिफाइड टाइप ऑफ टिश्यू दैट अकर्स ओनली इन यूरिनरी ट्रैक्ट। एक एपिथेलियम है जिसे ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं, जो सिर्फ यूरिनरी ट्रैक में प्रेजेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स दैट चेंज शेप एंड मूव अक्रॉस ईच अदर एज एन ऑर्गन लाइक अ ब्लैडर एक्सपैंड्स एंड कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मतलब जैसे ही एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। हमारे यूरिनरी ट्रैक को एक्सपैंड करना है, कभी कॉन्ट्रैक्ट करना है, कभी यूरिन स्टोर करना है टेम्पररली और फिर उसे रिलीज करके वापस अपने स्ट्रक्चर पे चले जाना है। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूज होता है। इसे आप सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं करोगे, जस्ट कीप इट फॉर योर जनरल नॉलेज, तब भी चलेगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया यहाँ पर, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि हम यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया कि स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है। स्क्वामस एपिथेलियम इज बहुत फाइन पतला सा मेम्ब्रेन जैसे पेरिकार्डियम पे है, जिसका काम मैकेनिकल इंजरी से बचाना है। जहां पर आप ड्राइनेस, केमिकल इम्पैक्ट से बचाना चाहते हो, एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन का एक फंक्शन रखना चाहते हो, तो बड़ी फाइन सी मेम्ब्रेन स्क्वामस की वहां पर होती है। स्ट्रैटिफाइड जहां मल्टी लेयर हो गया वो। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टाइप, स्क्वामस खत्म हो गया टोटली, पूरा स्क्वामस फिनिश है इस टाइम। अब हम पढ़ रहे हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कि क्यूब टाइप का, ऐसे सॉलिड क्यूब जैसे, जैसा डाइस होता है ऐसे शेप के एपिथेलियम भी होते हैं, जिसे हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। इनमें क्या है, दे अपीयर स्क्वायर शेप्ड इन क्रॉस सेक्शन बट फ्री सर्फेसेस लुक्स हेक्सागोनल। जैसे कि हम इसे ऐसे समझाएं आपको, कि यहाँ सामने से देख रहे हैं तो आपको क्यूबॉइडल लग रहे हैं, है ना, इस तरीके से आपको यहाँ से देखने पे ये क्यूबॉइडल लगेंगे। लेकिन जब आप इसे ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू देंगे, तो आपको वो ऐसे लगेंगे, हेक्सागन की शेप में।
इसका मतलब सामने से स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से, कि आपको सामने से क्यूबॉइडल लग रहे हैं पर टॉप व्यू से फ्री एंड से हेक्सागोनल लगता है। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? The cuboidal epithelium is found in kidney tubules, thyroid vesicles, and in glands such as salivary glands, sweat glands, and exocrine glands. तो glands के अंदर जितने जनरली ग्लैंड्स होते हैं ना, वहां पर आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेंगे, क्योंकि यही क्यूबॉइडल अभी आप आगे पढ़ेंगे कि ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम में चेंज हो जाते हैं, तो ये इस तरीके से ग्लैंड्स बना देते हैं। मैम ये सभी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है? हाँ, जनरली अभी एंडोक्राइन एक्सोक्राइन की बात करेंगे तो वहां थोड़ी सी बात अलग हो जाएगी, लेकिन जो ग्लैंड्स हैं जिन्होंने ब्लड में अपना सिक्रीशन रिलीज कर देना है उन, वो यस, वो जो क्यूबॉइडल था ना ये ऐसे, वो इस तरीके से ग्रूव बनते बनते बन गया और अब यहाँ से सिक्रीशंस होंगे और ब्लड में चली जाएंगे, तो क्यूबॉइडल ही ग्लैंडुलर बन जाता है बाद में। तो ग्लैंड्स भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ही बने होते हैं, इसीलिए आपको ग्लैंड्स में ये नाम लिखने हैं। The epithelium forms germinal epithelium of gonads, मतलब जहां पर टेस्टिस और ओवरीज रिलीज होते हैं वहां पर भी ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। फंक्शन क्या है अब इसका? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। देखो, या तो सिक्रीट करेगा ग्लैंड्स है तो, और या फिर एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन फंक्शन हो जाएगा इसका। ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, थोड़ा सा मैकेनिकल सपोर्ट तो होगा, एक फाइन लेयर आउटर कवरिंग है तो थोड़ा सा मैकेनिकल सपोर्ट तो सबका आ ही जाएगा। स्ट्रक्चर में देखो यहाँ और वहां के न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ न्यूक्लियस ऐसा गोल दिख रहा है स्फेरिकल सा, और वहां वहां पे न्यूक्लियस फ्लैट वहां था। फ्लैटेंड था ऐसे। तीनों का, ये क्यूबॉइडल का न्यूक्लियस है, ये स्क्वामस का, और ये कॉल्यूमिनार का, ऐसे तीनों का न्यूक्लियस का शेप अलग बनाना जरूरी है। फ्लैटेंड स्क्वामस में आएगा, स्फेरिकल क्यूबॉइडल में आएगा, और टुवर्ड्स द बेस कॉल्यूमिनार में नीचे, लेकिन इस तरीके से ओवल शेप में, ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लैटेंड नो, तो वो वर्टिकली फ्लैटेंड, तो ये होगा शेप न्यूक्लियस का इन कॉल्यूमिनार। देखें अभी आगे क्या बात कर रहे थे यहाँ पे अभी हम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, हाँ हमने फंक्शन कर लिया था, स्ट्रक्चर समझा हमने। ओके अच्छा, ये जो आप बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ना इन सबके नीचे, दैट्स एक्टिंग एक्टिंग एज अ शीट, ताकि बिल्कुल इस शीट के ऊपर, लाइक आप लोगों ने कभी वैसे देखा है कि पेस्ट्रीज रखी हो एक साथ, जो बेकरी शॉप्स होती है उसमें कैसा पेस्ट्री स्टैक टुगेदर होती है, एकदम साथ में रखी होती है ना, एक ट्रे के ऊपर। तो वो जो ट्रे है ना, कीपिंग ऑल देम टुगेदर, दैट एक्शन इज प्लेड बाय दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये वो एक कंटिन्यूस शीट है जिसके ऊपर वो सारे के सारे एक साथ कंटिन्यूस शीट की तरह रखे हुए हैं। ठीक है ना? चलें अभी आगे। यस। नाउ वी आर स्टडिंग columnar epithelium. The epithelium is composed of cells that are taller and broader. तो taller है और broader है ऐसे। Looks like pillars. The nuclei are present at the base. Nucleus यहाँ जिसने बनाया उसके भी मार्क्स जाएंगे, यहाँ जिसने बनाया उसके भी मार्क्स जाएंगे। न्यूक्लियस टुवर्ड्स द बेस बनेगा हमेशा। नाउ समटाइम्स फ्री एंड्स ऑफ द सेल्स हैव ब्रश बॉर्डर। यहाँ पर ऐसे ब्रश बॉर्डर्स होते हैं किस लिए? जैसे मान लो हमारे एल्वियोलाई में होता है ये, तो वो एयर का पैसेज क्लियर करने के लिए, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को आगे पुश करने के लिए, तो वहां पर ही ऐसे जो एपिथेलियम होते हैं वो उनके ऊपर थोड़े थोड़े सीलिया भी होते हैं। तो ब्रश बॉर्डर्स कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोविलाई, मतलब ऐसे ही इस तरीके से उनके ऊपर स्ट्रक्चर्स होते हैं। फाइन। कॉल्यूमिनार एपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक के अंदर लाइन है, फूड को आगे पुश करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और आपके पूरे कोलोन के अंदर, फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, जिससे कि एक म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे आपके उसमें होगी ब्रोंकाई में ना, अ, जहां पर म्यूकस नहीं होगा अगर, तो फिर जो एयर के साथ साथ जो पार्टिकल्स पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं ना वो भी अंदर चले जाएंगे, टू स्टॉप द इन्वेजन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनसाइड आवर बॉडी। यहाँ एक म्यूकियस सब्सटेंस होता है जो कि उन पॉल्यूटेंट्स को पकड़ लेता है,
तो वो जो म्यूकस सब्सटेंस है दैट इज देयर इन दैट columnar epithelium. It also lines the gallbladder, oviducts and facilitates the movement across the cell. Oviducts क्यों? कैसे पढ़ा था हमने? ये ओवरी है ना, यहां से कनेक्टेड होती है आपकी ट्यूब आपके यहाँ ब्लैडर में। तो यहाँ जब एग सेल मेच्योर होता है, उसने यहाँ आ गया, तो इसको अब आगे पुश कौन करेगा? यहाँ पर कॉल्यूमिनार एपिथेलियम होते हैं जिसके ऊपर ब्रश होते हैं, ये इसे आगे स्लोली स्लोली पुश कर रहा होता है। और फेलोपियन ट्यूब में जब ये यहाँ आ जाता है तो इसके वो जब वो हो जाएगी, इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, है ना। तो उस एग सेल को आगे तक लेकर आने का काम किसका है? कॉल्यूमिनार एपिथेलियम का। ये रहा उसका स्ट्रक्चर, देखो कैसा लग रहा है, बड़े बड़े कॉलम्स ब्रॉड, और देखो कैसा ऑल्टरनेट सा बना हुआ है ना, किधर ऊपर से ब्रॉड है नीचे से पतला है, और किसी सेल में नीचे से ब्रॉड है ऊपर से पतला है। तो इस तरीके से पिलर लाइक पैटर्न बना हुआ है, और आपको न्यूक्लियस थोड़ा इलोंगेटेड बोलेंगे, इस न्यूक्लियस को फ्लैटेंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि लंबाई में है ना, तो इलोंगेटेड टुवर्ड्स द बेस आपको इसका न्यूक्लियस दिखेगा। ठीक है बच्चे, तो इसके फंक्शंस देखो। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, बता दिया मैंने, एब्जॉर्प्शन फंक्शन होगा इसका, स्टमक और इंटेस्टाइन में है। और सिक्रीशन, ये सिक्रीट भी करेगा चीजों को। और Is looking like a stone. देखो यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर डिड यू नो क्या बताया है कि इन्हें सूडो स्ट्रैटिफाइड भी कहते हैं। सूडो स्ट्रैटिफाइड कब कहेंगे इन्हें? जब इस तरीके से आपको लेयर्स बनी दिखेंगी, तो आपको लग नहीं रहा जैसे ये एक के ऊपर एक स्टैक्ड है, लेकिन होता नहीं है, ये लेयर कभी नहीं बनाता कॉल्यूमनार। देयर आर नो लेयर्स इन इट, बस वो इतने सारे हो जाते हैं कि वो ऐसे लगता है, फील देते हैं लेयरिंग वाली, बट लेयर्ड नहीं होते। और सूडो फॉल्स, इसीलिए वर्ड लगाया गया है फॉल्स स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब लेयरिंग, फॉल्स लेयरिंग लग रही है यहाँ पर, लेयरिंग है नहीं, फॉल्स है वो, तो फॉल्स लेयर्ड होता है ये। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आ गई? Yes. ठीक है ना। तो इसीलिए आपने सबके स्ट्रैटिफाइड भी पढ़े, आपने क्यूबॉइडल पढ़ा, क्यूबॉइडल स्ट्रैटिफाइड पढ़ा, आप कॉल्यूमिनार पढ़ते हो तो उसका स्ट्रैटिफाइड नहीं पढ़ते हो, उसका सूडो स्ट्रैटिफाइड पढ़ते हो। आपने स्क्वैमस पढ़ा, फिर स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस पढ़ा, क्यूबॉइडल पढ़ा, सूडो कॉल्यूमन स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमन क्यूबॉइडल पढ़ा। लेकिन जब आपने कॉल्यूमिनार पढ़ा तो आपने उसमें स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनार नहीं पढ़ा, सूडो स्ट्रैटिफाइड कहा उसे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको इस चैप्टर के अंदर, सारे जितने डिफरेंशिएट्स रेडीमेड इस बुक में मिल रहे हैं सारे याद करने हैं। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ थिन एंड फ्लैटेंड सेल्स, थिन है फ्लैटेंड है, स्ट्रक्चर देखो ऐसे, कंपोज्ड ऑफ पिलर लाइक सेल्स, लंबे लंबे पिलर लाइक। न्यूक्लियस इज फाउंड एट द सेंटर, बिल्कुल सेंटर में, और सेंटर ऑफ द सेल दैट बल्जेस, यूजुअली बल्जेस आउट, मतलब जहां पर नैरो है वहां नहीं मिलेगा, सेंटर में, सॉरी। तो ये कैसे मिलेगा? ये सेंटर में मिलेगा, जहां से सेल बल्जिंग है ना, वहां आपको मिलेगा न्यूक्लियस, नैरो और एंड्स पे नहीं मिलेगा। यहाँ पर इट इज फाउंड एट द बेस, नीचे। देन वेर इज इट प्रेजेंट? ये फंक्शंस एल्वियोलाई पे है, ब्लड कैपिलरीज में है, बोमेन्स कैप्सूल में है। बोमेन्स कैप्सूल इसको बोलते हैं बेटा, किडनी के अंदर जो फिल्टरिंग यूनिट है ना, इस शेप को बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी, स्किन, इन सब के अंदर स्क्वामस है। लेयर्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, ग्लैंड्स एंड कवरिंग ऑफ एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, इन सब के अंदर क्या है? इन सब के अंदर कॉल्यूमिनार एपिथेलियम है। नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर, जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसका फंक्शन मेन एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन है, और साथ में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग तो है ही। गॉट इट बच्चे और नॉट? Ma'am. नेक्स्ट क्लास तक ये डिफरेंस ये याद हो जाने चाहिए सबको। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम।
मैम हाँ जी बेटा बोलो। मैम क्या हम स्ट्रेटिफाइड केराटिन स्क्वैमस एपिथेलियम में हम हेयर का एग्जांपल दे सकते हैं क्या? अभी बताती हूँ हेयर के बारे में, अभी इसको रिलेट करते हैं, हेयर से समझाती हूँ क्या क्या चीज है हेयर। ठीक है, चलें अभी आगे। This epithelium consists of specialized cells that secrete bodily products called as glands. तो ये वो स्पेशलाइज सेल्स हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम के, जो कि सिक्रीशन के काम आ रहे हैं, है ना, जो कि सिक्रीट कर रहे हैं। अब वो क्या क्या सिक्रीट कर रहे हैं? वो हॉर्मोन्स भी सिक्रीट कर सकते हैं, एंजाइम्स भी सिक्रीट कर सकते हैं। आपकी बॉडी में दो तरीके के ग्लैंड्स हैं, वन इज एंडोक्राइन, अनदर इज एक्सोक्राइन। कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जिनका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन होता है। ना व्हाट इज एंडोक्राइन एंड व्हाट इज एक्सोक्राइन, वो हमें अभी पढ़ना है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिसके अंदर कोई डक्ट सिस्टम नहीं होता। मतलब जैसे कि ये ग्लैंड है, इसने अपना सिक्रीशन ऐसे ही ब्लड में छोड़ दिया, बस ब्लड में डाल दिया सीधा। अभी ब्लड जहां जहां जाएगा, ब्लड अपने आप इसे इसकी टारगेट साइट पे ले जाएगा, अपने आप काम हो जाएगा। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो अपना सिक्रीशन एक ब्लड वेसल के थ्रू रिलीज करते हैं। जैसे लिवर देखो, यहाँ से फाइन ट्यूब्स के थ्रू ज्यूजिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स में अपना सिक्रीशन दे रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पर पैनक्रियाज, वो भी डक्ट्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना सिक्रीशन डाल रहे हैं। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ऑल्दो लिवर और पैनक्रियाज एंडोक्राइन फंक्शन भी शो करते हैं। ये जब बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होता है ना, हमारी बॉडी को, तो लिवर ही डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है। मेडिसिन और वो जो हमारी बॉडी में केमिकल्स हैं, उन्हें सबको डिटॉक्सिफाई करना लिवर ही कर रहा होता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन। तब वो ब्लड में डायरेक्टली रिलीज कर रहा होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में? नेक्स्ट इज, बच्चे गिव मी 1 मिनट बेटा प्लीज। चलो बच्चे, ओके। तो अभी हमने एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड समझ लिए। यस मैम। Secretions are directed into the extracellular fluid, moves into the vascular system। हमारे vascular system में वेसल्स के, वो हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है। Secretions are released to the apical cell surface, move out of the ducts to outside environment। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, डक्ट्स में रिलीज करते हैं और डक्ट से आउटर सिस्टम में उसे रिलीज कर देते हैं। ठीक है, exocrine glands are generally the ducts associated with the term glandular epithelium।
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ही मेनली जो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं वही बने होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम से मोस्टली. There are two types based on their structures, unicellular glands and multicellular glands. देखो वैसे ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हो गया कि यूनिसेल्युलर एक सिंगल सेल काम करता है, एक सिंगल सेल सिक्रीशन कर रहा होता है, और या फिर एक मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स. देखो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में, यहाँ पर ये देखो कितने सारे सेल्स है ना, यस मैम. ये सारे जो कि एक ग्लैंड बन गए है कि नहीं बच्चे. तो ना अब ये सब सिक्रीशन करेंगे और ये डायरेक्टली ब्लड में अपना सिक्रीशन पोर कर देंगे. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? हम्म. ठीक है ना? ओके. नेक्स्ट है सिलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया के साथ. दिस इज कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार. दोनों के ऊपर सीलिया हो सकता है, किसी क्यूबॉइड के ऊपर भी सीलिया हो सकता है और किसी कॉलम वाले के ऊपर भी सीलिया हो सकता है. तो सिलिएटेड ये दोनों ही हो सकते हैं, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार. हैविंग फ्री बॉर्डर्स दैट बेयर थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ नोन एज सीलिया. इट अकर्स इन द स्पर्म डक्ट, जिसने की स्पर्म की मूवमेंट बाहर तक करनी है. लाइंस ऑफ ट्रैकिया, विंड पाइप, हमारे ट्रैकिया में होगा ये सिलिएटेड. ब्रोंकाई जैसे मैंने समझाया था ताकि उसमें मूवमेंट हो सके. किडनी ट्यूब्यूल्स में और ओविडक्ट्स में, जहां पे आपने गैमीट्स की मूवमेंट करनी है या फिर एयर ने मूव करना है, वहां पर ये सिलिएटेड प्रेजेंट होंगे सीलिया के साथ. अब सिलिएटेड का फंक्शन क्या है? रिदमिक ओर लाइक मूवमेंट, जैसे ओनम पे देखते हो ना आप बोट्स में, और सारे के सारे रिदमिक मूवमेंट शो कर रहे होते हैं. तो एक कॉन्सर्टेड बीटिंग, मतलब सब ऐसे साथ साथ ओर्स की तरह यस कर रहे मैम. होते हैं ताकि किसी पार्टिकल को आगे एक डायरेक्शन में मूव करा सके. ठीक है. अब है मस्कुलर टिश्यू, इसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में. यहाँ तक आप लोगों को अभी अच्छे से पढ़ना है और डिफरेंशिएट्स याद करने हैं बेटा. ठीक है.